नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस सेशन में। इस सेशन में हम इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज ऑफ इंडियन इकोनॉमी एंड इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम उस हमारी सीरीज को कंटिन्यू कर रहे हैं और ये है क्लास 18। बहुत सारे एमसीक्यूज हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, उनको आप देखना मत भूलिएगा। एंड पिछले सेशन में आपको ये क्वेश्चन पूछा गया था कि द सेंट्रल ऑफिस ऑफ आरबीआई वाज इनिशियली एस्टैब्लिश्ड एट, यानी कि आरबीआई का जो सेंट्रल ऑफिस है वो पहले कहीं और एस्टैब्लिश था, वहां से उसे डिस्प्लेस किया गया है और किसी और जगह पर ले जाया गया है। तो इनिशियली कहां पर इसे एस्टैब्लिश किया गया था? सो द करेक्ट आंसर हियर इज कोलकाता। और यहां से अभी अगर हम देखें तो सेंट्रल ऑफिस अभी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुंबई में है। सो द करेक्ट आंसर यहां पर क्या पूछा गया? इनिशियली। करेक्ट आंसर होगा ए। अगर आपने ए जवाब दिया है दैट इज एब्सोल्युटली करेक्ट। इस सेशन के सबसे पहले क्वेश्चन को आंसर करने के लिए आई होप आप लोग तैयार हो। आपके सामने है ये, which of the following is or sectors included in infrastructure। तो इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएशन की जब हम बात करते हैं तो हम मेनली कौन से सेक्टर या फिर कौन से ऐसे नए चीज के क्रिएशन की बात कर रहे हैं? यहाँ पर ऑप्शंस आपके दिए हुए हैं। कंस्ट्रक्शन की बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन, वाटरवेज या फिर पोर्ट फैसिलिटीज। इनमें से कौन सा सही जवाब होगा दोस्तों? तो इंफ्रास्ट्रक्चर की जब भी हम बात करते हैं तो वो ऐसा जो है क्रिएशन होता है, ऐसी चीजों को क्रिएट करना होता है जो कि लार्ज कैपिटल इन्वेस्टमेंट जिसमें जा रहा हो। कैपिटल इन्वेस्टमेंट बहुत ही हाई जाता है इसमें, और इसमें जिस तरीके का कैपिटल जाता है दैट इज मोस्टली लॉन्ग टर्म। ठीक है, काफी ज्यादा समय लगता है और इसमें जो कैपिटल जा रहा है उसकी जो उसका प्रॉफिट जो आपको आ रहा है वो काफी समय के बाद आता है। तो ये काफी सारे कैरेक्टरिस्टिक्स है, आगे के जो एमसीक्यूज में हम डिस्कस वो भी करेंगे। तो इंफ्रास्ट्रक्चर में कौन से आते हैं? लार्ज कैपिटल कंस्ट्रक्शन में जाता है जी, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन में जाता है, वाटरवेज एज वेल एज पोर्ट फैसिलिटीज को क्रिएट करने में जाता है। और ये मेनली हमारे जो है नेटवर्क्स और बैकग्राउंड जो इंडस्ट्री है वो चलनी है। अगर फैक्ट्रीज चलने हैं तो इलेक्ट्रिसिटी, वाटरवेज एंड इवन पोर्ट फैसिलिटीज, ट्रांसपोर्टेशन, ये सब जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर का पार्ट होता है। तो इस वजह से यहाँ पर ये सभी आ जाएंगे इंफ्रास्ट्रक्चर में। सो डी इज द राइट आंसर। 1 2 3 एंड 4 बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। अगर आपने डी का जवाब दिया है देन दैट इज एब्सोल्युटली करेक्ट। सेकंड क्वेश्चन आपके सामने, विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर द करेक्ट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर के मेन फीचर्स क्या है वो पूछे गए हैं। यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर में जो भी कैपिटल जाता है उसकी मेच्योरिटी काफी हाई लॉन्ग टर्म के बाद होती है, या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर से जो बेनिफिट्स हमें आते हैं वो बहुत समय बाद आते हैं। तो ये लॉन्गर मेच्योरिटी दिया है, दैट इज करेक्ट। लार्ज अमाउंट्स, यानी कि जो कैपिटल जाता है इसमें वो जो है उसका जो अमाउंट है, जो उसका साइज है बहुत ही हाई होता है, लार्ज अमाउंट जाते हैं इसमें। सो दैट इज आल्सो एब्सोल्युटली करेक्ट। जब आप एक रेल ट्रैक जो है बिछाने जाते हो तो उसी में बहुत सारे करोड़ों रुपए लग जाते हैं। तो यहाँ हम कह सकते हैं कि लार्ज अमाउंट इज करेक्ट। एंड द रिस्क, जो वो कैपिटल आप इन्वेस्ट कर रहे हो उसका रिस्क किस तरीके का है? लोअर रिस्क दिया हुआ है यहाँ पर, बट एक्चुअली जो रिस्क होता है वो काफी हाई होता है, हायर रिस्क होता है। लेट से आप एक ट्रैक जो है बिछाने के लिए कोशिश कर रहे हो और ये ट्रैक किसी वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी में से जा रहा है, या फिर ये ट्रैक किसी ऐसे एरिया से जा रहा है जहां पर जो रेयर एंड एंडेंजर्ड स्पीशीज रहते हैं, तो वो एनवायरमेंटल क्लियरेंस इसको मिलना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा। और फिर इस ट्रैक के कुछ पार्ट को तो आप कंस्ट्रक्ट कर चुके होंगे, बाकी पार्ट के कंस्ट्रक्शन में जो है दिक्कत आएगी। और जब वो दिक्कत आती है और टाइम जो है वो निकलता जाता है हाथ से, तो कॉस्ट जो प्रोजेक्ट का है ओवरऑल वो बढ़ता जाता है। और फिर ऐसा भी हो सकता है कि उसे पूरी तरीके से हाल्ट कर दिया जाए। राइट, हो सकता है कि कोर्ट ने ये कह दिया कि वो ट्रैक आपको बिछाना ही नहीं है, तो सारी चीजें जो है बर्बाद हो गई। तो रिस्क जो है वो काफी हाई होता है, लोअर रिस्क, दैट इज नॉट करेक्ट। 3 यहाँ पर एलिमिनेट हो गया और जैसे ही वो हमने एलिमिनेट किया हम अपने सही जवाब सी तक पहुंच जाते हैं। फोर्थ क्या है यहाँ पर? फिक्स्ड रियल रिटर्न्स। यहाँ पर आपको जो भी रिटर्न्स मिलते हैं वो हम कह सकते हैं कि फिक्स्ड होते हैं। आपको पता होता है कि कितने रिटर्न्स इसमें से मिलेंगे। ऐसा तो नहीं होगा कि बहुत ज्यादा मिल जाएगा, बहुत कम मिलेगा। तो यू नो कि कितना रिटर्न्स इसमें से मिलेगा जब ये फंक्शन करेगा, जब ये जो है इस पर गुड्स बनने लगेंगे, सर्विसेज प्रोवाइड होने लगेंगे, तब आपको रिटर्न्स मिलेंगे, प्रॉफिट्स मिलेंगे, और वो ऑलमोस्ट फिक्स्ड होता है। तो इस वजह से दिस फोर्थ ऑप्शन इज आल्सो करेक्ट। 1 2 एंड 4 करेक्ट है, यहाँ पे 3 सही नहीं है। थर्ड देखिए, अरेंज द फॉलोइंग इन असेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर एस्टैब्लिशमेंट इन इंडिया। यहाँ पर जो है डेवलपमेंट फाइनेंस इंस्टीट्यूशन दिए गए हैं
और इनके एस्टेब्लिशमेंट कब कब हुई है उसके बेसिस पर आपको इन्हें अरेंज करना है। तो IFCI यहाँ पर दिया हुआ है, आई थिंक ये 1948 में एस्टेब्लिश किया गया है, ये 1964 में, ये जो है 1972 में एस्टेब्लिश किया गया है इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट बैंक ऑफ इंडिया, और नाबार्ड का एस्टेब्लिशमेंट हुआ है 1982 में। तो ये सारा असेंडिंग ऑर्डर में ही यहाँ पर अरेंज है, असेंडिंग यानी कि छोटे से बड़ा होता है, राइट। तो असेंडिंग ऑर्डर में ये सारे अरेंज्ड है। 48 में आपका इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, द फर्स्ट डेवलपमेंट फाइनेंस इंस्टीट्यूशन इन इंडिया, एस्टेब्लिश किया गया था। अब 1964 में इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया IDBI को एस्टेब्लिश किया गया। 72 में इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट बैंक ऑफ इंडिया और नाबार्ड को एस्टेब्लिश किया गया 1982। सो द करेक्ट आंसर हियर इज 1, 2, 3 एंड 4। ये हमारा सही सीक्वेंस होगा असेंडिंग ऑर्डर का ऑफ देयर एस्टेब्लिशमेंट, या फिर क्रोनोलॉजी आप कह लो। तो ए इज द राइट आंसर। ऑल्दो थोड़ा सा हटके ये क्वेश्चन है, बट देन एक्सपेक्ट हम कर सकते हैं। फोर्थ क्वेश्चन आपके सामने है, which among the following statement is or are not correct पूछा गया है with respect to this National Bank for Financing Infrastructure and Development। NABFID जो है लेटेस्ट डेवलपमेंट फाइनेंस इंस्टीट्यूशन एस्टेब्लिश किया गया है, पहली बात। और दूसरी बात, ये ऑल इंडिया जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है AIFI उनमें से एक है, ठीक है। 5 ऐसे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है जिन्हें ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस कहा जाता है। एक तो NABFID हो गया, बाकी 4 के नाम अगर आपको पता है तो आप मुझे बता सकते हो इन द कमेंट सेक्शन, राइट। तो यहाँ पर क्या दिया गया है, द NABFID एक्ट केम इनटू बीइंग इन द ईयर 2022। नहीं, NABFID एक्ट कब आया था, 2021 में आया था। तो कंफ्यूज नहीं होना है हमें ईयर्स से। NABFID would also be accepting deposits from the public। NABFID एक डेवलपमेंट फाइनेंस इंस्टीट्यूशन है, और इस तरह के इंस्टीट्यूशंस में पब्लिक के डिपॉजिट्स को एक्सेप्ट नहीं किया जाता। तो NABFID फाइनेंस जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स हैं उनको फाइनेंस कैसे करेगा, इट विल बी टेकिंग हेल्प ऑफ द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट का हेल्प लेगा, साथ में जो मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशंस हैं जो हेल्प करते हैं, फॉर एग्जांपल वर्ल्ड बैंक, उनसे जो है इंफ्रास्ट्रक्चर लोन्स लेगा, राइट। तो इस तरीके से और साथ में मार्केट से भी जो है पैसे उठा सकता है। तो इस तरीके से डेवलपमेंट फाइनेंस इंस्टीट्यूशन जो कि NABFID है वो अपने प्रोजेक्ट्स को, अपने जो इन्वेस्टमेंट्स है उन्हें फाइनेंस करेगा। इट विल नॉट टेक एनी मनी फ्रॉम द पब्लिक, ये दोनों ही यहाँ पर गलत है। तीसरा देखिए, द सेंट्रल गवर्नमेंट इनिशियली विल ओन 100% शेयर्स ऑफ NABFID एंड सब्सिक्वेंटली रिड्यूस इट टू 26%। तो ये चीज सही है, इसको जो है इनिशियली पूरी तरीके से गवर्नमेंट ओन करेगी, एंड इस शेयर के जो उसको जो हमारा परसेंटेज है उसे कम करके 26% पे ले आएगी, यानी कि प्राइवेटाइज भी हो गई है आगे जाकर। तो यहाँ पर तीसरा स्टेटमेंट सही है। पूछा क्या गया, गलत क्या क्या है, तो 1 and 2 आर रॉन्ग हियर, इनकरेक्ट स्टेटमेंट्स हियर, सो A 1 and 2 ओनली इज द करेक्ट आंसर। फिफ्थ क्वेश्चन देखिए, which among the following statement is or correct sources, सॉरी यहाँ पर which of these is correct sources of financing NABFID, नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट, इसको फाइनेंस करने के लिए कौन से यहाँ पर सही सोर्सेज है। पिछला क्वेश्चन का अगर एक्सप्लेनेशन आपने सही से सुना होगा तो आप जानते होंगे कि पब्लिक डिपॉजिट्स एक्सेप्ट नहीं किए जाते हैं बाय NABFID, ठीक है। आप बैंक में पैसे रखने जाते हो उस तरीके से आप NABFID में पैसे नहीं रख पाओगे, क्योंकि वो एक्सेप्ट नहीं होते हैं, क्योंकि इट फाइनेंसेस इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट। यहाँ पर काफी रिस्क होता है, लॉन्ग टर्म जो है प्रॉफिट्स आएंगे, तो इट विल बोरो, ये बोरो करेगा फ्रॉम द मार्केट, फ्रॉम द गवर्नमेंट एंड मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशंस लाइक वर्ल्ड बैंक, ठीक है। तो ये तीनों इसके फाइनेंसिंग के सोर्सेस, इट इज नॉट पब्लिक। जैसे हमने ये कैंसिल किया, ये तीनों एलिमिनेट हो गए, द करेक्ट आंसर इज B 2 and 3 ओनली। सिक्स्थ क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द ऑथराइज्ड कैपिटल ऑफ NABFID। NABFID का ऑथराइज्ड कैपिटल इनिशिएशन जो किया गया है उसमें कितने पैसे खर्च किए गए, सिंपल टर्म्स में ये है ऑथराइज्ड कैपिटल का मतलब। तो 10,000 करोड़, 25, 75,000 करोड़ या फिर 1 लाख करोड़, इसमें से कौन सा सही है। सो द करेक्ट आंसर इज दिस, सबसे ज्यादा पैसे दैट इज 1 लाख करोड़ खर्च किए गए हैं इनिशियली, इनिशियल कैपिटल जो है NABFID का वो था। अब आगे बढ़ते हैं हम, विच अमंग द फॉलोइंग एंटिटी कैन होल्ड द शेयर्स ऑफ NABFID। NABFID के शेयर्स कौन कौन होल्ड कर सकता है, ठीक है। यहाँ पे दिया गया है सेंट्रल गवर्नमेंट, पेंशन फंड्स, बैंक्स। तो एक चीज तो बहुत क्लियर है कि सेंट्रल गवर्नमेंट तो डेफिनेटली होगा, तो ये तो हमारा सही ऑप्शन नहीं हो सकता। पेंशन फंड्स एंड बैंक्स NABFID के जो शेयर्स है उन्हें होल्ड कर सकते हैं क्या,
जी हाँ, ये होल्ड कर सकते हैं, इवन इंश्योरेंस कंपनीज वो भी होल्ड कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि ऑल द थ्री आर करेक्ट। सेंट्रल गवर्नमेंट पेंशन फंड्स बैंक तीनों ही सही है, डी इज द राइट आंसर। 8th क्वेश्चन देखिए, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट ए फंक्शन ऑफ नैपफिड, ये पूछा गया है, इनमें से कौन सा नैपफिड का फंक्शन नहीं है। हम एक चीज तो जानते हैं कि नैपफिड फाइनेंस करता है इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को। इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स फॉर एग्जांपल रोड बनाना है, फॉर एग्जांपल रेलवे ट्रैक ले करना है, तो नैपफिड विल फाइनेंस दैट, हेल्प द गवर्नमेंट, हेल्प द प्राइवेट सेक्टर, हेल्प द कॉन्ट्रैक्टर, जिसको भी मिला है उनको हेल्प करेगा टू फाइनेंस इट। ठीक है, तो इस तरीके से नैपफिड के कौन से यहाँ पर फंक्शन सही नहीं दिए गए हैं वो पूछा गया, नॉट अ फंक्शन। एक्सटेंडिंग लोन्स एंड एडवांसेस फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट, ये तो एक सही फंक्शन है। ओके, ये एक फंक्शन है ऑफ नैपफिड कि वो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को लोन्स एंड एडवांसेस एक्सटेंड करे। टेकिंग ओवर और रीफाइनेंसिंग एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर लोन्स, द इंफ्रास्ट्रक्चर लोन्स ऑलरेडी दिए गए हैं बाय सर्टेन बैंक, लेट्स से एसबीआई के द्वारा दिया गया है, बट वो डिफॉल्ट हो रहा है बार बार, उसमें रिस्क हो रहा है, तो उसको टेक ओवर कर लेगा नैपफिड, वो ट्रांसफर हो जाएगा टू नैपफिड एंड नैपफिड विल पे समथिंग टू एसबीआई की, हाँ आप ये रख लो और फिर ये लोन हमें ट्रांसफर कर दो, वी विल हैंडल इट। ठीक है, तो ये चीज नैपफिड की फंक्शन है, मेन एम उसका एस्टैब्लिश करने का यही है। तो दोनों ही यहाँ पर फंक्शन है, विच इज नॉट अ फंक्शन पूछा गया है, तो इनमें से कोई भी सही जवाब नहीं होगा क्योंकि दोनों ही फंक्शन है, सो नीदर वन नॉट इज करेक्ट। थोड़ा सा घुमाया गया है, ऐसे क्वेश्चन भी आ सकते हैं एग्जाम में, तो आपको ध्यान रखना है। ठीक है, नॉट अ फंक्शन पूछा गया, दोनों ही हैं, तो नीदर ऑफ देम आर करेक्ट। ठीक है, डी विल बी द राइट आंसर। 9th क्वेश्चन देखिए, सेंट्रल गवर्नमेंट में अपॉइंट अप टू डैश डिप्यूटी मैनेजिंग डायरेक्टर्स टू नैपफिड, नैपफिड के डिप्यूटी मैनेजिंग डायरेक्टर्स को सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करती है, और कितने मैक्सिमम ऐसे जो डिप्यूटी मैनेजिंग डायरेक्टर्स हैं उन्हें अपॉइंट किया जाएगा बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, इज इट 1 2 3 और 4? यहाँ पर सही जवाब है 3। ठीक है, 3 जो डिप्यूटी मैनेजिंग डायरेक्टर्स हैं, डीएमडीज को अपॉइंट किया जाएगा बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, जो कि नैपफिड के डीएमडीज होंगे। सी इज द राइट आंसर हियर। नेक्स्ट देखिए, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ कैश सेटलमेंट प्रपोज टू बी मेड बाय एनएआरसीएल? ठीक है, तो नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड, ये जो है इसके द्वारा सेटलमेंट किया जाता है ऑफ सर्टेन लोन्स जो कि एनपीएस हो गए हैं, और इस सेटलमेंट में हम ये कह सकते हैं कि थोड़ा पार्ट कैश के रूप में सेटल करेगा ये जो एनआरसीएल है, और बाकी पार्ट सिक्योरिटीज इश्यू करेगा ताकि उनको यूज किया जा सके बाय द एंटिटी। ठीक है, लेट्स से एसबीआई में एक लोन है जो कि बहुत ही लार्ज अमाउंट है, बट वो डिफॉल्ट हो रहा है या फिर उसकी पेमेंट नहीं आई है, तो वो एनपीए हो जाता है। ऐसे लोन को टेक ओवर कर लेगा ये एनआरसीएल, और फिर इसके बाद जो है जो भी उसका थोड़ा परसेंटेज कैश में सेटल कर देगा कि इतना परसेंटेज लो मैं कैश में दे देता हूँ, और फिर ये जो लोन रिकवर हो जाएगा, देन यू विल गेट द रेस्ट ऑफ द थिंग बैक, और उसके सामने एक गारंटी इश्यू कर देता है कि भाई इतना परसेंटेज आपको वापस मिलेगा, और उस पर जो भी प्रॉफिट अगर हो रहा है तो वो खुद रखेगा, लॉस हो रहा है तो खुद बेयर करेगा। तो इस तरीके से एनआरसीएल को एज अ गवर्नमेंट एंटिटी एस्टेब्लिश किया गया है फॉर नाउ। और ये जो है, ये कितना परसेंटेज कैश में पैसे जो इनिशियली मैंने कहा वो दे देता है, तो वो एक्चुअली 15% जो भी अमाउंट है, लेट्स से यहाँ पर 100 करोड़ का है, तो 15 करोड़ जो है वो कैश में दिया जाएगा टू द बैंक या फिर जो भी एंटिटी है जिसका एनपीए हो गया है, और 85% जो है वो बाद में मिलेगा, कह के सिक्योरिटीज इश्यू किए जाते हैं। ओके, आई होप ये चीजें क्लियर हैं। एनपीएस को जो है टेक ओवर किया जाता है, और यहाँ पर हम कह सकते हैं कि एनआरसीएल कैश सेटलमेंट कितना प्रपोज करता है, वो है 15%, जो भी अमाउंट है उसमें से 15% कैश में दे देता है, बाकी बाद में देता है ताकि लोन रिकवर करके तब दिया जा सके। तो सी इज द राइट आंसर। 11 देखिए, द पब्लिक सेक्टर बैंक्स will hold dash of equity capital of नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड, तो ये एनएआरसीएल इसे एस्टैब्लिश किया गया है, एंड इक्विटी कैपिटल ऑफ इंडिया डेट रेजोल्यूशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड। ठीक है, तो डेट्स जो है उससे रिलेटेड एक और बॉडी को एस्टैब्लिश किया गया है, एंटिटी को, और यहाँ पर पब्लिक सेक्टर बैंक को थोड़े परसेंटेज जो स्टेक है वो दे दिया गया है, और पब्लिक सेक्टर बैंक को परसेंटेज ऑफ स्टेक होल्ड करेंगे। पब्लिक सेक्टर बैंक्स एनएआरसीएल में कितना परसेंटेज स्टेक होल्ड करेंगे, और जो आईडीआरसीएल है उसमें कितना होल्ड करेंगे, ये पूछा जा रहा है। तो एक्चुअली एनएआरसीएल में 51%, यानी कि ये जो है गवर्नमेंट एंटिटी है, 51% तक का शेयर जो है पब्लिक सेक्टर बैंक के पास होगा। अब आईडीआरसीएल में 49% तक का शेयर जो है पब्लिक सेक्टर बैंक के पास होगा।
ये चीज कही गई है, राइट। तो 51 एंड 49 कहां पर हमें दिख रहा है, दैट इज ऑप्शन बी। ओके, 12th क्वेश्चन देखिए, स्मार्ट लेंडिंग फॉर एस्पायरिंग इंडिया इज वन ऑफ द थीम्स इन विच एडिशन ऑफ ईज। ईज एक्चुअली एक फ्रेमवर्क है जिससे बैंक्स का जो बिजनेस है उसे और भी रोबस्ट, और भी प्रूडेंट, और भी अच्छा बनाने के लिए पूरा फ्रेमवर्क लाया गया है। और इस फ्रेमवर्क को हर बार जो है बार बार लॉन्च किया जा रहा है विथ न्यू फीचर्स, न्यू थीम्स, न्यू जो है गोल्स एंड एस्पिरेशन, सो दैट उन्हें अचीव किया जा सके बाय द बैंक्स। इस वजह से इस को जब भी लॉन्च किया जाता है इसमें जो नंबर है उसे चेंज किया जाता है। इनिशियली ईज 1.0 आया, फिर 2 आया, फिर 3 आया, इस तरीके से। तो हर एक का थीम जो है थोड़ा अलग होता है। यहाँ पर पूछा जा रहा है कि कौन से वाले ईज फ्रेमवर्क में ये थीम था कि स्मार्ट लेंडिंग फॉर एस्पायरिंग इंडिया, ये कौन से वाले इस फ्रेमवर्क का थीम था। सो द करेक्ट आंसर हियर इज ईज 3.0। तो इसके लिए सारे जो है उनका आपको अच्छे से पता होना चाहिए कि कौन कौन से थीम्स जो है वो थे फॉर ईच ऑफ देम। तो ईज 3.0 का थीम था स्मार्ट लेंडिंग फॉर एस्पायरिंग इंडिया सी, राइट। 13 क्वेश्चन आपके सामने, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ मनी मार्केट। तो मनी मार्केट एज अगेंस्ट डेट मार्केट एंड कैपिटल मार्केट जो है अलग होता है। तो डेट मार्केट में एक्चुअली जो लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज हैं, लॉन्ग टर्म के ट्रांजैक्शंस हैं, वो होते हैं। मनी मार्केट में शॉर्ट टर्म के होते हैं। लॉन्ग टर्म यानी कि 1 साल या उससे ज्यादा के अगर होंगे तो उसे हम लॉन्ग टर्म कहते हैं, वो डेट मार्केट, कैपिटल मार्केट का पार्ट बनता है। मनी मार्केट लेस देन 1 ईयर के जो सिक्योरिटीज होते हैं उन्हें हम कहते हैं। सिक्योरिटी क्या होता है, आपको जो है एक कागज दे दिया गया है, आपने किसी को पैसे दिए, सामने आपको एक कागज दिया गया और कहा गया आपको जो है 1 साल के बाद इतना पैसा मिलेगा, और इसके ऊपर अगर वो जिस तरह के इंस्ट्रूमेंट उसके बेसिस पर इंटरेस्ट मिलेगा या फिर पैसे के साथ में आपको इंटरेस्ट मिलेगा, इस तरीके से कहा जाता है। तो दैट इज समथिंग जो कि सिक्योरिटी, और ये सिक्योरिटी अलग अलग तरह के होते हैं। तो यहाँ पर पूछा गया है इनमें से कौन सा मनी मार्केट का पार्ट नहीं है। ये जो लोन्स लिए जाते हैं, पैसे लेन देन हो रहा है, शॉर्ट टर्म के लिए होगा तो वो मनी मार्केट है, लॉन्ग टर्म के लिए होगा तो वो नहीं है। देखते हैं यहाँ पर कॉल मनी। तो कॉल मनी इज समथिंग जहां पर जो ट्रांजैक्शंस होते हैं बिटवीन टू बैंक्स और मोर देन वन बैंक, वन बैंक टू लेट्स से एक दूसरे के बीच में पैसे जो है लेन देन कर रहे हैं, और वो पैसे जो लेन देन कर रहे हैं, लेट्स से बैंक टू का जो रिजर्व है जो उसे मेंटेन करना है वो मेंटेन नहीं कर पा रहा, 100 रुपए कम पड़ रहे हैं, तो बैंक वन से लेगा कि भाई कल दे दूंगा, तो वो लेने, इस प्रोसेस को हम कॉल मनी कहते हैं। और ये काफी शॉर्ट टर्म के लिए होता है, तो ये मनी मार्केट का पार्ट है। सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, ये भी 1 साल से कम शॉर्ट टर्म इंस्ट्रूमेंट माना जाता है। ट्रेजरी बिल्स जो इश्यू किए जाते हैं फॉर गवर्नमेंट को जो है ये पैसे दिए जाते हैं, तो ये ट्रेजरी बिल्स भी शॉर्ट टर्म के लिए होते हैं, ठीक है। ये इस यहाँ पर हम कह सकते हैं कि ये तीनों ही शॉर्ट टर्म के लिए हैं, बट गवर्नमेंट सिक्योरिटीज मोस्टली लॉन्ग टर्म के लिए इशू किए जाते हैं, और ये जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज हैं वो पार्ट बनते हैं ऑफ द डेट मार्केट। इस वजह से ये मनी मार्केट का पार्ट नहीं है, एंड सो डी इज द राइट आंसर, विच इज नॉट एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ मनी मार्केट, सो गवर्नमेंट सिक्योरिटी लॉन्ग टर्म के लिए ये होता है। 14 देखिए, which among the following statement is or are correct with respect to the types of mutual funds। तो दो तरीके के म्यूचुअल फंड्स होते हैं, नाम से ही हमें पता चल जा रहा है, ओपन एंडेड एक होता है और एक क्लोज एंडेड होता है। तो ओपन एंडेड नाम से हमें पता चल रहा है कि ओपन है, और यहाँ पर आपका जो म्यूचुअल फंड है उसकी मैच्योरिटी पीरियड फिक्स्ड नहीं है। क्लोज एंडेड में ये होगा कि भाई 1 साल के बाद आपको इतने पैसे मिलेंगे, यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं होगा, ठीक है। साल फिक्स्ड नहीं होगा या फिर वो वेरिएबल होगा। अगर कहा भी गया कि 1 साल, तो वो भी वेरिएबल होगा कि 1 साल के बाद आप फिर से जो है इन्वेस्ट कर सकते हैं, वापस वही पैसे आप उसमें इन्वेस्ट कर लो। ये जो कंटिन्यूअस बेसिस में आप उसे परचेज रिपर्चेज कर सकते हो, उसे हम ओपन एंडेड म्यूचुअल फंड कहते हैं। एक तो फिक्स्ड नहीं होता है इसका जो मैच्योरिटी है, एंड देन यू कैन कंटिन्यूअसली परचेज एंड रीपरचेज, यानी कि 1 साल हो गया उसके बाद आप उसी को फिर से, उसी में फिर से पैसे जो है डाल सकते हो, एंड वो रिन्यू होते जाता है। क्लोज में ये होता है कि आपने एक बार ये चीज खरीद ली तो एक फिक्स्ड टाइम के बाद फिक्स्ड अमाउंट ऑफ मनी आपको जो है मिल जाता है, तो वो क्लोज्ड है। क्लोज्ड में फिक्स्ड होती हैं चीजें। तो क्लोज यहाँ पर दिया गया, एन ओपन एंडेड म्यूचुअल फंड स्कीम डज नॉट हैव अ फिक्स्ड मैच्योरिटी पीरियड, नहीं होता, सही है ये। सेकंड क्या है, क्लोज एंडेड म्यूचुअल फंड स्कीम इज अवेलेबल फॉर सब्सक्रिप्शन एंड रीपर्चेज ऑन अ कंटिन्यूअस बेसिस।
क्लोज एंडेड में ऐसा नहीं होता है, एक बार एंड हो गया तो एंड हो गया, 1 साल के बाद आपको फिर नया खरीदना पड़ेगा। सेम उसी को आप जो है सेम टर्म्स को उसी को आप कंटिन्यू नहीं कर सकते, फिर से रिपर्चेस नहीं कर सकते। सो दिस इज नॉट करेक्ट, फर्स्ट वन इज करेक्ट, वन ओनली, दैट इज ए शुड बी द राइट आंसर हियर। ओके, और ये 15th क्वेश्चन आपका होमवर्क क्वेश्चन है। यहाँ पूछा जा रहा है स्टेट डेवलपमेंट लोन्स, तो ये भी एक तरीके का जो है सिक्योरिटी है जो इश्यू किया जाता है बाय द स्टेट गवर्नमेंट्स, ठीक है। और आर इंस्ट्रूमेंट्स इन विच ऑफ द फॉलोइंग मार्केट, कौन से मार्केट के इंस्ट्रूमेंट इन्हें माना जाता है? मनी मार्केट, क्रेडिट मार्केट, डेट मार्केट या डेरिवेटिव मार्केट। इनमें से कौन सा सही जवाब है? फटाफट से आपको इसका आंसर कमेंट करना है इन द कमेंट सेक्शन। और अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है अपने प्रिपरेशन से रिलेटेड, यू कैन कॉल अस ऑन दिस नंबर 8146207241, या फिर आप मेल ड्रॉप कर सकते हो hello@edutap.co.in पर, और अपने जो भी क्वेरीज है उनको क्लैरिफाई कर सकते हो। इसके साथ में आप जो है इन क्वेश्चंस को जरूर आंसर करिएगा, और हमारे सेशंस का जो भी फीडबैक है वो देना मत भूलिएगा इन द कमेंट सेक्शन एंड ऑल्सो ओवर द मेल। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, एग्जाम फास्ट अप्रोचिंग है, कॉन्फिडेंस हाई रखिएगा। थैंक यू।